दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्विज यानी कि मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे फैक्ट को आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं और जो गलतियां आपके मन में रहती हैं उसको आप शुरू में ही दूर कर लेते हो, तो एग्ज़ाम में सबसे बेहतर स्कोर लाते हो और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में बात करें तो 20 अगस्त को इसकी परीक्षा होनी है, यानी कि आपके पास अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है। और इस क्विज में यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 1 में हम साइंस के प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। ये प्रश्न बिल्कुल टू द पॉइंट है, एग्जाम में सीधे सीधे ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज जो प्रश्न है उसमें से कितने प्रश्नों को आप हल कर पाते हैं। प्रश्नों का जो लेवल है वो बिल्कुल मॉडरेट रखा गया है, यानी कि ना तो बहुत अधिक सरल है और ना तो बहुत अधिक कठिन है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप दे पाते हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है पहले से ही। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके आप उसका उत्तर बताइए और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ कि कोशिका की खोज किसने की थी। सही आंसर इसका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए यानी कि रॉबर्ट हुक ने। तो फ्रेंड्स, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में किया था। हालांकि आगे चलकर 1839 में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सही आंसर है 1665 में कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 विकल्प हैं, कोशिकीय श्वसन में भाग लेना, ER द्वारा संश्लेषित पदार्थों का संग्रह करना, उत्सर्जन में सहायता करना, या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। नेक्स्ट, कोशिका का आत्मघाती दस्ता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका का आत्मघाती दस्ता किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का या लवक? अगर आपने गेस किया है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए को, तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। लाइसोसोम क्या करता है कि लाइसोसोम से एक रसायन, एक केमिकल जो निकलता है जो स्वयं कोशिका को ही नष्ट कर देता है और इसीलिए इसे आत्मघाती दस्ता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वे पदार्थ जो भोजन के मुख्य अवयव हैं लेकिन मुख्य पोषक तत्व नहीं, यानी कि भोजन में होने जरूरी हैं लेकिन ये मुख्य पोषक तत्व नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गेस कर लेंगे और सही आंसर इसका आप बताएंगे ऑप्शन बी, जल और रुक्ष अंश। इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता लेकिन इसके बगैर भोजन डाइजेस्ट भी नहीं होगा, आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने पेश किया था? बताओ, पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने पेश किया था? अर्नेस्ट हैकल, लैमार्क, डार्विन, नन ऑफ द एबव। सही आंसर है इसका ऑप्शन, अगर आपने गेस किया ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। और अर्नेस्ट हैकल के अनुसार प्रत्येक जीव का व्यक्तित्व उसके जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति करता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। बताओ कि हीमोस्टैसिस मतलब कि जो होता है ये क्या कहलाता है? हीमोस्टैसिस क्या है? रुधिर का थक्का जमना, WBC का प्रतिरक्षा, RBC का ऑक्सीजन परिवहन, या फिर नन ऑफ द अबव। हीमोस्टैसिस, और इसका सही आंसर है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए। रुधिर अस्कंदन या थ्राम्बस द्वारा रुधिर स्राव को रोकने की प्रक्रिया को हीमोस्टैसिस कहते हैं। इसे रुधिर का थक्का जमना भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त में वाइट ब्लड कार्पास्कल्स की संख्या प्रति घन मीटर कितनी होती है? जो सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं उनकी संख्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि प्रति घन मिलीमीटर कितनी होती है। और सही आंसर अगर आप गेस कर रहे हैं तो होगा ऑप्शन ए, 4500 से 11,000 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ कि हेमाटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हेमाटोलॉजी, तो हेमाटोलॉजी क्या होता है? इसमें रुधिर की अनियमितता का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और अस्थि विकारों का अध्ययन, यह विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? अस्थि विकारों का अध्ययन यह किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। और हृदय विज्ञान ये होता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ कि एल्ब्यूमिन क्या है? प्लाज्मा में घुली प्रोटीन, लसिका में आरोपित वसा, प्लाज्मा में घुली शर्करा। तो ये होता है एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? RBC का कब्रिस्तान, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय, अस्थिमज्जा। उम्मीद करता हूँ कि आप गेस कर चुके होंगे और आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तो आप बिल्कुल सही हो, प्लीहा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। रुधिर का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही आसान प्रश्न, सही आंसर होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। सभी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और आज पहला मॉक टेस्ट है, तो प्रश्न बहुत ही सरल, यूँ कह लीजिए कि सरल है, मॉडरेट भी नहीं है, सरल है। तो रुधिर का वर्गीकरण किया था किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा बताओ कि सेप्टोसीमिया क्या है? थोड़ा सा टफ है ये, बताओ कि सेप्टोसीमिया क्या है? तो सेप्टोसीमिया क्या होता है? यहाँ पर रुधिर वाहिनी में सूक्ष्म जीव का संक्रमण। तो देखो, जब रुधिर वाहिनी में कोई सूक्ष्म जीव, जिसको कहते हैं विरुलेंट, कोई विरुलेंट प्रवेश कर जाता है तो रुधिर क्या होता है? वो ट्रांसटिव हो जाता है, संक्रामक हो जाता है, और अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। तो सेप्टोसीमिया कहते हैं इसे। परमाणु क्रमांक का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु क्रमांक बताओ। और इसका प्रतिपादन किया था किसने? जी हाँ, मोसले ने। तो वैज्ञानिक मोसले ने एक्स किरणों के स्पेक्ट्रमों के अध्ययन के द्वारा तत्वों के एक नवीन लक्षण यानी कि परमाणु क्रमांक का प्रतिपादन किया था। तो परमाणु क्रमांक होता क्या है? देखो, जो क्या होता है, परमाणु होता है, उसका एक नाभिक होता है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और जितने जो है प्रोटॉन होते हैं उतनी संख्या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो इनकी कक्षाएँ होती हैं sp-df करके। तो फिलहाल यहाँ पर सही आंसर ये होगा कि जितने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होंगे वही होता है उसका परमाणु क्रमांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ कि ओजोन परत यह किस में अवस्थित है? पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की अलग अलग परतें होती हैं, उनका अलग अलग नामकरण किया गया है। तो आपको बताना है कि ओजोन परत जो होगा यह किस वायुमंडल की किस परत में है? तो ये होता है किसमें? समताप मंडल में। ठीक है, तो देखो, ओजोन मंडल ये समताप मंडल में 48 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले भाग को कहते हैं। तो ये देखो, ये होगी हमारी पृथ्वी। सबसे जो निचला वाला भाग होता है इसे कहते हैं क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है तापमंडल, और फिर आता है वायुमंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शुष्क बर्फ मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट है। जीन थेरेपी मतलब रक्त रोगों का उपचार, ये भी सही है। और क्रायोनिक्स ये पुनर्जीवित करने हैं तो जीवित पिंडों का जमन होता है, ये भी सही है। तो कोबाल्ट-60 टीबी का उपचार नहीं, टीबी नहीं, कैंसर का उपचार किया जाता है कोबाल्ट-60 के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, 15 प्रश्न हो गए, कल से हम 30 प्रश्न लेकर आएंगे। तो फिलहाल आज की जो क्विज है उसको बताइए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, योगिक मतलब योगा वाला, तो ये कहाँ पर स्थित है? बताओ कि ये कहाँ पर स्थित है? पुणे, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर। तो उत्तर जरूर लिखना। और इसी के साथ ये आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आप चाहते हो कि सीरीज़ लगातार चलती रहे तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर देना, और जितने भी लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस सीरीज़ के बारे में एक बार आप जरूर बताना। चैनल की जानकारी भी उन्हें प्रदान कर देना। चैनल पर व्यूज़ लाना और लोगों को लाना, ये तो आप करोगे ना मेरे लिए। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।